नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए यूनिट नंबर 3 हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता फर्स्ट ईयर का ये पेपर है। तो यूनिट नंबर 3 की आज हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है ना, यानी ओरल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और ऐप पर आपको जो 20 मॉडल पेपर दिए गए हैं व्याख्या सहित, उनको भी आप लोग एक बार पढ़ें। तो ठीक है, कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की इस यूनिट से। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए आता है कि शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि कौन सी है। तो वो है हमारी वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, बाल साध का अर्थ क्या है। बाल साध का अर्थ क्या है, यानी शिशु की पहली किलकारी क्या कहलाती है, बाल साध कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, देखिए, छात्रों को भाषण देने की शुरुआत कौन सी कक्षा में की जाती है। कक्षा 3 से ही कर दी जाती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आते हैं, और मौखिक और लिखित रूप किसके माने गए हैं। भैया, मौखिक और लिखित जो रूप हैं वो किसके हैं, भाषा के माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौखिक कार्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है। तो वो है हमारे वार्तालाप का, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोलने में किन बातों का होना जरूरी है, यानी बोलने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको दो बातों की बात की जाए यहाँ पर। तो सुनने वाले यानी श्रोता का होना बहुत जरूरी है बोलने के लिए, और जो बोल रहा है उसका उद्देश्य क्या है, इन दो चीज़ों का बहुत महत्व रखा जाता है बोलने के लिए। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, देखो सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है चीज़। और यहाँ पर 6वें नंबर का प्रश्न है कि भाषा में मौखिक आत्म प्रकाशन के कोई 4 लाभ बताइए। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अधिगम की सुगमता पहला लाभ है। दूसरा लाभ होगा सजीव भाव प्रकाशन। तीसरा है मानसिक बौद्धिक विकास का साधन। नंबर 4 है लिखित अभिव्यक्ति। और नंबर 5 है रुचि में वृद्धि। ये भाषा में मौखिक आत्म प्रकाशन के लाभ हैं जिनको आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मौखिक भाषा शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य है स्वाभाविक रूप से बोलने की योग्यता प्राप्त करना, और नंबर 2 है पूछे गए प्रश्नों का शुद्ध व स्पष्ट उत्तर देने की क्षमता प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल जो है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है स्वाभाविकता, सेकंड है स्पष्टता, थर्ड है बोधगम्यता, नंबर 4 सर्वमान्य भाषा, नंबर 5 मधुरता होनी चाहिए, और इस शिष्टता भी होनी चाहिए। बोलने की मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की ये विशेषता है जिनको आप याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति में आकलन के कोई 3 बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बोलकर पढ़ना, सेकंड नंबर है वर्णन करना, और नंबर 3 है कहानी सुनाना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए याद करना है आपको, देखिए, भाषा और संवाद में अंतर क्या है। भाषा और संवाद में क्या अंतर है। तो संवाद से बालक की भाषा का विकास होता है। अनौपचारिक बातचीत संवाद है, अनौपचारिक जो हम वार्तालाप करते हैं वो क्या है, संवाद है। बालक पहले संवाद करता है, बाद में औपचारिक भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। देखिए, अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिव्यक्ति का जीवन में क्या महत्व है। ये लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और कोर्स जो एप्लीकेशन पर आपको 20 इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर बताए हैं उनको भी आप जरूर ज्वाइन करें। अभिव्यक्ति का जीवन में महत्व की बात करें तो जीवन में सुख शांति के लिए अभिव्यक्ति का होना अति आवश्यक है। मनुष्य को अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिले तो वह अशांत रहता है, उसके मन में कुंठा जागृत हो जाती है, और अंत में वह अस्वस्थ हो जाता है। मनुष्य अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सके तो उसका जीवन निरस हो जाता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। अतः व्यक्तित्व के विकास के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए अभिव्यक्ति का होना अति आवश्यक है।
यह देखा गया है कि मनुष्य अपने विचारों, भावों, उद्वेगों और अंतर्द्वंद्वों को प्रकाशित नहीं करता है तो मानसिक संतुलन भी वह खो बैठता है, उसका स्वभाव क्रोधी हो जाता है। इसलिए अभिव्यक्ति की जो उपयोगिता है वो निम्न प्रकार होती है। किस तरीके से उपयोगिता है कि भाई विचारों के आदान प्रदान द्वारा उत्तेजित भावनाओं को शांत करके समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए अभिव्यक्ति अति आवश्यक है। अभी अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता है, ठीक है ना। मनुष्य अपने गुणों, अपनी योग्यताओं को प्रकाशन कर आत्मसंतुष्ट होता है, अतः आत्मसंतोष के लिए अभिव्यक्ति बहुत आवश्यक है। अभिव्यक्ति से व्यक्ति का विकास होता है, बालक की योग्यता का और उसकी विशिष्ट कला का प्रदर्शन भी होता है। अभिव्यक्ति के लिए बालक अनेक नवीन शब्दों, वाक्यों का बार बार प्रयोग करता है, इससे उसका भाषा विकास समृद्ध और स्थायी हो जाता है। अतः भाषा में कुशलता के लिए भी अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो इन उद्देश्यों को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा साथियों। पहला उद्देश्य है कि शिक्षार्थी शुद्ध, स्पष्ट और स्वाभाविक एवं प्रभायुक्त वाणी में वार्तालाप एवं भाषण की क्षमता अर्जित कर सकेंगे। सेकंड उद्देश्य है कि भाव अनुकूल, आरोह अवरोह, बल और अनुतान का ध्यान रखते हुए मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। थर्ड है कि मानक भाषा में सहज भाव से अपनी बात प्रस्तुत कर सकेंगे। और नंबर चौथा जो उद्देश्य है वो है कि उचित एवं अवसर अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग कर सकेंगे तथा आत्मविश्वास और अपेक्षित हाव भाव सहित बोलने में निपुण हो सकेंगे। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न हमको पढ़ना है और केवल वही पढ़ेंगे जो हम याद करना है। सबसे पहले आपको प्रश्न दिया गया है कि शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। इस कथन के आधार पर शब्द शक्ति और उसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लें। इसका मतलब ये पूछा गया है कि भाई जो हमारी शब्द शक्तियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की हैं, प्रत्येक के बारे में उदाहरण देकर के समझाना है। तो शब्द शक्ति पहले कहते किसको है? भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है और वाक्य बनते हैं। वाक्य किन से बनेंगे? शब्दों से। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। हर शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया या गुण आदि का हमको बोध करवाते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए बात करें, राकेश, पुस्तक, हंसना, छोटा, सब ये शब्द जो है हम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में इनका अर्थ बिंब उभरने लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थ के बिना शब्द निरर्थक होता है और वही बिना शब्द के अर्थ भी संभव नहीं होता। हर शब्द के अर्थ को जानने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। यही शब्द शक्ति के माध्यम से हम शब्द के अर्थ का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब हम एक एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। अभिधा शब्द शक्ति जो है वो शब्द के वाच्य अर्थार्थ मुख्य अर्थ का बोध कराती है और ये वाच्यार्थ सुनते ही, पढ़ते ही सीधे समझ में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि प्रथम जो काव्यांश है उसके कवियत्री सीधे ढंग से बात कह गई है, ठीक है ना। तो ये आप लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जबकि लक्षणा शब्द शक्ति की बात करें यहाँ पर, तो लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। इसमें मुख्य अर्थ लागू नहीं होता अथवा बाधित नहीं होता। ऐसी स्थिति में पाठक एवं श्रोता के द्वारा उसके स्थान पर उससे मिलते जुलते हुए दूसरे अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। यह अर्थ रूढ़ि अथवा प्रयोजन से लिया जाता है जो मुख्य अर्थ से संबंधित होते हैं। आप ये एग्जाम्पल भी लक्षणा शब्द शक्ति का याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करती है। यह अर्थ अभिधा अथवा लक्षणा से प्रकट नहीं होता। इसमें एक बात के भीतर कोई दूसरी बात छुपी हुई रहती है जिसमें पाठक या श्रोता अपने समझ से अर्थ ग्रहण करता है। जैसे प्रातः 10:30 से 4:30 बजे तक चलने वाले विद्यालय का संस्था प्रधान 4:30 बजे से कुछ पहले ही चपरासियों से कहे कि 4:30 बजने वाले हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति से इसका अभिप्राय है कि भाई स्कूल की छुट्टी का क्या हो गया? समय हो गया।
ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एक विशेष अर्थ निहित होता है। साहित्य में ज़्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजना शब्द शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। व्यंजना से रचना अधिक प्रभावी हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप याद कर लेना, कबीरदास जी का दोहा है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि आकलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। भाई आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम सभी बच्चों के सीखने और अच्छी शिक्षा पाने को लेकर चिंतित हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकलन क्यों किया जाना चाहिए? इसके बहुत से कारण होते हैं, जिसमें से कुछ विशेष कारण आपको नीचे दिए जा रहे हैं, जिसको आप लोग याद करेंगे कि भिन्न भिन्न विषयों में एक अवधि विशेष में बच्चे की प्रगति और उसमें आने वाले परिवर्तनों का पता लगाना, ये भी इसका उद्देश्य है। सेकंड है कि बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना, अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाना। कोई बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं, उसकी इन चीज़ों में विशेष रुचि है, वह क्या करना चाहता है, क्या नहीं, इन सब के प्रति समझ बनाने और अपने महसूस करने में बच्चे की मदद करना, ये आकलन की आवश्यकता है, इसके उद्देश्य। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि भाई आकलन के जो विभिन्न तरीके हैं, आकलन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो आकलन को 4 मूलभूत तरीकों से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आकलन 4 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला आकलन आप करेंगे व्यक्तिगत आकलन, ठीक है। एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन, जब कोई गतिविधि या कार्य करता है तो वह उसे पूर्ण करता है, ये कहलाता है हमारा व्यक्तिगत आकलन। सेकंड है सामूहिक आकलन। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने या प्रगति का आकलन सामूहिक आकलन कहलाता है। आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशल, सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया तथा बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए बहुत उपयुक्त पाया गया है। थर्ड नंबर का आकलन है स्व आकलनी। खुद के द्वारा ही जो आकलन किया जाता है, बच्चे के द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान, कौशल, प्रक्रियाओं और रुचि, व्यवहार आदि में प्रगति के स्व आकलन से संबंधित है। और नंबर 4 है सहपाठियों के द्वारा भी हमारा आकलन किया जा सकता है। एक बच्चे के द्वारा समूह के दूसरे बच्चे के द्वारा आकलन करना, इसे 2 बच्चों की जोड़ी या समूह में भी करवाया जा सकता है। तो ये अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। उसके बाद अपने जो निबंधात्मक प्रश्न है, जिनका मैंने जिक्र अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं किया है, उनको मैंने केवल एप्लीकेशन पर आपको बताया है, तो एप्लीकेशन को आप लोग ज्वाइन कीजिए इसी भी तरह की धमाकेदार क्लासें लेने के लिए। हालांकि एप्लीकेशन पे मैंने और भी विस्तार से चीज़ें बताई हैं, जैसे हैंड रिटन नोट्स है आपके वहाँ पर, ठीक है। 20 मॉडल पेपर आपको हैं, उन 20 मॉडल पेपर को मैंने हस्तलिखित बताया है, तो आप लोग जल्दी से जा कर के ज्वाइन कर लीजिए फटाफट टाइम से पहले और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और आप लोग इस संशय में बिल्कुल मत लीजिए, आराम से आपकी 70+% आपकी गागर में सागर वाली क्लास से बन जाएगी, जो आपको एप्लीकेशन पे बताइए, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी जाएँ, फटाफट ज्वाइन करें टेलीग्राम और एप्लीकेशन को। धन्यवाद।